गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कितवई कॉलेज से मैं आपकी शाइन मैम। क्लास 8 के बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम लोग लेसन 6 पढ़ेंगे। तो वैसे तो हम लोग इसे लेसन 6 स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों। मैंने इसका एक लास्ट में एक पार्ट 1 पढ़ाया था, और आज आप पढ़िए पार्ट 2। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि कैसे भारत में अंग्रेज़ी शक्ति आई, स्थापित हुई, और धीरे धीरे कंपनी राज का यहाँ विस्तार होता चला गया। अंग्रेज़ करीब करीब 90 वर्षों तक 1764 से 1856 तक भारत के अधिकांश हिस्सों पे शासन करने लगे। तो ये जो आपका लेसन है ब्रिटिश राज के अधीन भारत, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ कि अंग्रेज़ जो है भारत पे शासन करने लगे। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात लेसन हमने आपको पढ़ाया था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 में जो आज़ादी की पहली लड़ाई हुई थी। तो जब धीरे धीरे कंपनी यहाँ पे आ गई और कंपनी राज्य ने यहाँ पे विस्तार करने लगी, और तब जो है अंग्रेज़ों की इस शक्तिशाली दमनकारी नीति से भारतीयों को बहुत दिक्कत होने लगी, और भारतीयों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जगह जगह विद्रोह करना शुरू किया, जो 1857 की क्रांति के रूप में आया। तो करीब बच्चों क्या था, लगभग 150 वर्षों तक अंग्रेज़ शासकों की जो हर तरह की नीति थी, उसने जैसे राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, न्यायिक हर चीज़ों में जो इन्होंने दखल दिया था, तो भारतीयों की जो ये थी प्रभुत्व वर्ग जो था भारतीयों का, उनको बहुत ठेस पहुंची, और जनता को बहुत ही तकलीफ़ हुई, और वो एक विद्रोह के रूप में सामने आया, और उसे कहते हैं 1857 का संग्राम। उसमें मैंने पूरा आपको बताया था कि कैसे उसके राजनीतिक, आर्थिक क्या कारण है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का आपका लेसन, ब्रिटिश राज के अधीन भारत। तो इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश राज जब भारत में था, तो उस वक्त भारत में की कंडीशन क्या थी। तो भारत में 1857 के युद्ध के बाद से बच्चों पूरा शासन सीधे डायरेक्ट ब्रिटिश राज्य के अधीन आ गया था, और महारानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित किया गया था। ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और ये भी बताया था महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र की क्या क्या बातें थी बच्चों। तो चलिए हम आज आगे बढ़ें। वो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ें, और फर्स्ट पॉइंट जो हम चर्चा के मुख्य बिंदुओं पे गौर करेंगे, उसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं सिविल सर्विसेज यानी लोक सेवा। सिविल सर्विसेज में बच्चों 1856 के बाद से 1861 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा अधिनियम यानी इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया गया, और सभी पद, महत्वपूर्ण जो पद थे, उसमें ICS अधिकारी नियुक्त किए गए। ये जो एग्ज़ाम होता था ये लंदन में होता था, और ये अंग्रेज़ी भाषा में ये परीक्षा होती थी। 1853 के बाद से इसमें आयु इसकी घटा दी गई थी, और 1876 के बाद इसकी आयु और भी घटा दी गई, यानी 19 वर्ष कर दी। पहले 21 थी, फिर 19। तो आज जो IS है बच्चों, उसी ICS जो है, उसी को अब क्या कहते हैं, IS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा। इस प्रक्रिया के तहत क्या होता है कि प्रशासन यानी जो शासन चलता है, उसके विभाग जैसे पुलिस हैं, जैसे सार्वजनिक निर्माण है, जैसे चिकित्सा है, डाक है, तार है, ये सब कस्टम है, रेलवे, इन सभी में जो उच्च पद होते हैं, उन पे क्या होता था कि ब्रिटिश नागरिक ही नियुक्त हो सकते थे। जब भारतीयों ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला, तो 1918 में प्रशासकीय और लोक सेवाओं का भारतीयकरण किया गया। देखिए स्क्रीन पे देखिए, 1911 में लोक सेवा का भारतीयकरण किया गया। तो अब हम आपको बताते हैं सेना और पुलिस का पुनः संगठन 1857 से 1893 ईस्वी तक होता रहा। 1857 के बाद क्या हुआ था बच्चों, पुनः गठन की प्रक्रिया जो हुई थी, उसके तहत सेना को भी पुनः गठित किया गया। 1857 के जो पहले
बंगाल है, मद्रास है, बम्बई है, इन प्रांतों की सबकी अलग अलग सेनाएं थी, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। 1893 में, ये देखिए आप स्क्रीन पे, 1893 में इनका जब एकीकरण किया गया तो ब्रिटिश सेनाध्यक्ष के अधीन ही इस सेना को रखा गया और इसमें यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की अपेक्षा डबल था। भारतीय सैनिक थे इसमें, पुलिस और सेना की हम बात कर रहे हैं, सेना और पुलिस की, लेकिन 1893 के बाद से सेना भारतीय भी थे, लेकिन ब्रिटिश सैनिक जो है भारतीयों के हिसाब से दुगने थे। भारतीय सैनिक सूबेदार से ऊपर किसी पद पे नियुक्त नहीं किए जाते थे, सूबेदार से बन सकते थे, उसके ऊपर सारे महत्वपूर्ण पदों पे अंग्रेज़ी रहते थे। और इस तरह की यह व्यवस्था 1911 में तो भारतीयकरण किया गया था, लेकिन 1914 के प्रथम विश्व युद्ध तक ये ऐसे ही कंडीशन थी। पुलिस संगठन जो होता था, पुलिस संगठन में भी दरोगा के पद पे भारतीयों को और पुलिस अधीक्षक का पद यूरोपियों को दिया जाता था, क्योंकि सेना और पुलिस दोनों ही ब्रिटिश सरकार के जो साम्राज्य था उनकी सुरक्षा और विस्तार में सहायक होती थी। तो वो भारतीयों को सिर्फ सूबेदार और दरोगा के पद पे रखते थे और सारी पुलिस अधीक्षक या सारे पद जो होते थे वो यूरोपियों को रखा जाता था। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम आपको देखते हैं न्यायिक संगठन। भारत में जो न्याय की प्रणाली थी वो कानून पे आधारित थी। अनेक जो कानून थे वो शाही फरमान पे आधारित थे। फिर हम आपको यहाँ पे ये बता दें बच्चों कि 1857 का जब हुआ था तो इस वक्त भारत में मुग़ल वंश का शासन था, 1857 में। उसके बाद से ये आज़ादी के 1857 के बाद से आज़ादी की लड़ाई हुई थी 1857 में। उस वक्त भारत में मुग़ल प्रशासन था और बहादुर शाह ज़फ़र उस वक्त शासन था जिन्होंने भाग लिया था इसमें। तो उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। 1893 में सेना पुलिस का संगठन हुआ और उस वक्त भारत में शाही फरमानों के हिसाब से कानून लागू होता था। अंग्रेज़ों ने कानून की एक नई प्रणाली विकसित की, तत्कालीन कानूनों को संहिताबद्ध किया। इसका अर्थात कि शासन कानून के अनुसार चलाया जाएगा और शासक की इच्छा के अनुसार। गौर से सुनिए आप, जो शासन है वो कानून के अनुसार चलाया जाएगा, शासक की इच्छा के अनुसार नहीं। तो अब कानून के निगाह में सारे लोग बराबर थे, जाति, धर्म, वर्ग के आधार पे बिना भेदभाव के सब एक जैसे कानून सबके ऊपर लागू होते थे। अब हम आपको बताते हैं वित्तीय प्रशासन गठन, यानी वित्तीय क्या होता है बच्चों, जिसमें वित्त मंत्री हमारे होते हैं, जिसमें जो पैसे रुपए का हिसाब किताब किया जाता है, जो सरकार हमारी चलती है, जो बजट बनता है, ये सारा काम किस तरह से होता है, वित्तीय प्रशासन के द्वारा होता है। तो 1857 के बाद से वित्तीय प्रशासन का भी पुनः गठन किया गया। 1860 में बजट की व्यवस्था बनाई गई और केंद्र और प्रांत के सरकारों के बीच आय के वितरण किया गया। जैसे डाकघर है, रेलवे है, अफीम है, नमक है, इनकी बिक्री और इनकी जो चुंगी से यानी टैक्स से होने वाली जो आय थी इसको केंद्रीय सरकार को केंद्रित कर दिया गया और जो भूस राजस्व यानी ज़मीन से जो टैक्स आता था उस आय को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांट दिया गया। तो 1892 ईस्वी के अधिनियम के बाद से विधान परिषद के सदस्यों को बजट पे विचार करने का अधिकार दे दिया गया। और अब हम आपको बताएंगे अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा नीति कैसे चलाई गई। इसे चलाने वाला जो अंग्रेज़ अधिकारी था उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है बच्चों कि अंग्रेज़ी जो आप पढ़ती हैं तो ये अंग्रेज़ जब भारत में आए तो उस वक्त लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेज़ी माध्यम से भारत में शिक्षा नीति की शुरुआत की। तो भारत में अंग्रेज़ शासक जो प्रशासक है भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेज़ी शिक्षा जब भारतीय प्राप्त कर जाएंगे तो भारतीय क्या होंगे, उनके समर्थक बन जाएंगे। तो जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ जो है साहित्य के संपर्क में, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेज़ी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई। तो उनका यही उद्देश्य था कि ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे, यानी ब्रिटिश सरकार को मानने वाले होंगे। और काफ़ी हद तक मैकाले ने सही भी सोचा। तो अब हम आपको पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में बताते हैं। भारत में जो हमारे यहाँ शिक्षा होती थी और पाश्चात्य शिक्षा क्या हुई, उसमें ईसाई धर्म प्रचारकों का क्या रोल था उसके बारे में हम बताते हैं। अंग्रेज़ किस धर्म को मानते हैं बच्चों, ईसाई धर्म को। तो ईसाई धर्म प्रचारक का पाश्चात्य शिक्षा को फैलाने में क्या रोल रहा है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कंपनी का शासन जब स्टार्ट हो गया तो शिक्षा की व्यवस्था है तो क्या ज़रूरत थी, पाठशाला थे,
मदरसा थे, मकतब थे, यार ये सारी चीज़ थी। और जो उच्च शिक्षा थी वो सिर्फ बड़े क्लास यानी अभिजात वर्ग जो कहलाता था उन लोग तक सीमित थी। उच्च वर्ग में क्या क्या सब्जेक्ट देखिए आप पढ़ते थे, जैसे संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, कानून है, तर्कशास्त्र है, चिकित्सा है, विज्ञान, ये अध्ययन करते थे। तो पाश्चात्य जगत के नवीन विचार और आधुनिक विचार को भारत में लाने के लिए पाश्चात्य शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत में आधुनिक शिक्षा जो लाने में जो मैकाले थे वो बहुत अधिक सफल रहे। और आधुनिक शिक्षा पर केवल सरकार का प्रयास ही नहीं था, इसके लिए बहुत से ईसाई धर्म प्रचारक भी, इन लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्क्रीन पे आप देखिए, उन्होंने कई जगह पे कॉन्वेंट स्कूल खोले और अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा हुई। और उस अंग्रेज़ शासकों का यानी अंग्रेज़ प्रशासनों का यही विचार था कि ये जो व्यक्ति जो पढ़ाई अंग्रेज़ी शिक्षा के माध्यम से ये लोग जो पढ़ेंगे, जो ऐसे व्यक्ति तैयार हो जाएंगे वो पूरी तरह ब्रिटिशवादी यानी ऐसे भारतीय जो अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेंगे वो अंग्रेज़ों के और ब्रिटिश सरकार के समर्थक बन जाएंगे। और फिर इसके बाद बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज के लिए इतना ही। और आपको इसके पहले मैंने मंडे को जो ज्योग्राफी का काम दिया था तो आप कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। कुछ बच्चों ने तो कंप्लीट करके मुझे दिखा भी दिया। और 8C के बच्चों से मैं फिर कहना चाहूँगी कि 8C के बच्चे आप काम कंप्लीट करके पूरा करके दिखाइए। और जो भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है आप कॉलेज आके पूछ सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।